वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का स्टार्ट किया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे और ये भी स्टडी किया था कि जब दो सिस्टम्स होंगे लाइक दिस A1 एंड A2 विद सेपरेटेड बाय अ वॉल एंड A1 में कंडीशन हमने मान लिया N, V एंड E। अभी तक हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N, वॉल्यूम कैपिटल V एंड कैपिटल E है टोटल एनर्जी। तो एक सिस्टम ले लिया A जिसकी N, V और E कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसकी मैक्रो स्टेट्स को दर्शाता है, और ऐसे ही हमने A1 और A2 दो सिस्टम ले लिए। फिर हमने माइक्रो स्टेट्स को भी बताया था। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले स्टडी किया था कि जब A1 और A2 सेपरेटेड तो हैं, ओके, बट जो वॉल है बीच की वो बहुत रिजिड है, पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ तक मूव नहीं करेंगे, बट इट इज़ कंडक्टिंग। ठीक है, सिर्फ कंडक्टिंग मान लिया था हमने कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन दीज टू सिस्टम्स। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ एन वी एंड ई। इन एन वी और ई के टर्म्स में हम कुछ और थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज़ को डिराइव करेंगे, इनके रिलेशन से इस्टेब्लिश करेंगे जो कि हमें बाद में काम आएंगे। सो उसी से आगे हम बढ़ते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। हम अगेन वी आर कंसिडरिंग टू सिस्टम्स A1 एंड A2। नाउ द वॉल सेपरेटिंग दीज टू सिस्टम्स इज कंडक्टिंग एज वेल एज मूवेबल। अब इसका क्या मीनिंग है? मूवेबल मीन्स कि दिस लाइन, इफ आई ड्रॉ हियर दिस वन, ये वाली जो लाइन हमने बनाई है बीच में, ये वाली लाइन यहाँ भी जा सकती है लाइक दिस, और यहाँ भी जा सकती है। सो इट मीन्स इट इज़ मूवेबल। मूवेबल का मतलब है कि फिर वॉल्यूम जो होगा, इफेक्टिव वॉल्यूम, दिस A1 का वॉल्यूम V1 कम हो जाएगा या बढ़ भी सकता है, ऐसे A2 का भी चेंज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशंस बस हमने एक्स्ट्रा ये कंडीशन ले लिया कि कंडक्टिंग भी है, सो दैट दिस E1 एंड E2 ये तो वेरिएबल था ही लास्ट जब हमने कंसिडर किया था, बट नाउ V1 एंड V2 आर ऑल्सो वेरिएबल, ओनली N1 एंड N2 इज फिक्स्ड। ओके, सो अब हम पूरा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम पर हमने जो किया था उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाली थी। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? जहाँ पे देयर इज़ नो मोर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और इंट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ द टू सिस्टम्स इज़ नो मोर टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था? एक कंडीशन निकाली थी T1 इक्वल टू T2, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, या हमने इसी को हमने वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, बट हमने स्टैटिस्टिकली क्या निकाला कि जो माइक्रो स्टेट्स को कंसिडर किया उसको E1 के और E2 के रेस्पेक्ट में उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके निकाला था। ये वो कंडीशन है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इक्वेशन 1। यही वो कंडीशन थी कि पार्शियल डेरिवेशन ऑफ log ओमेगा 1 इज इक्वल टू log ओमेगा 2, दोनों के पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इक्वल होंगे। और इसी को हमने क्या बोला था? दिस होल पैरामीटर कैन बी रिटन एज बीटा। तो हमने बोला β1 इज इक्वल टू β2 इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। बट नाउ व्हाट विल हैपन? बिकॉज नाउ द कंडीशंस आर मूवेबल, सो ये वॉल मूवेबल है, तो अब क्या लिख सकते हैं हम? देखिए यहाँ पे, सो नाउ वी विल हैव इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अब फर्दर आ गया हमारे पास कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अगेन log ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू V1 इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू V2 एट द इक्विलिब्रियम वॉल्यूम V1 बार एंड V1 बार V2 बार। ये इक्वेशन 2 है। सो दिस 1 एंड 2 इक्वेशंस आर सिमिलर। अब इसके बाद एक और कंडीशन अगर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन पैरामीटर हैं N, V एंड E। अब हमने
ई और वी को ले लिया है, तो हम अगर ये एज्यूम करें दैट N1 एंड N2 आर ऑल्सो वेरिएबल, N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अब हम ये कह सकते हैं कि नाउ इफ़ आवर वॉल इज लाइक दैट, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो अलाउड। अगर पार्टिकल्स भी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, सो N1 एंड N2 आर ऑल्सो वेरिएबल। तो हमको एक कंडीशन एक और मिलेगी जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे इक्वेशन 3 है, ये वाली इक्वेशन। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log omega 1 where omega 1 is the microstates with respect to N1 is equal to partial derivative of log omega 2 with respect to N2। ठीक हो गया, ये तीनों क्या हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो नाउ वी कैन हैव 3 पैरामीटर्स। अब आप पहले का जो हमने पढ़ा हुआ है उसको भी ध्यान में रखिए या दोबारा देख लीजिएगा। तो हमने बीटा एक पैरामीटर मान लिया था विच इज़ इक्वल टू डेल ओवर डेल ई लॉग ओमेगा। ये बीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। अब नाउ टुडे वी हैव कंसिडर्ड 2 मोर कंडीशंस। तो ईटा एंड टाउ, ये 2 पैरामीटर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। ईटा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू वी, and tau is equal to del by del n log omega at n equal to n bar, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो 3 पैरामीटर्स हैं, बीटा, ईटा एंड टाउ, ये पैरामीटर हमने मान लिए। और इसके बाद हम अभी कुछ और रिलेशंस निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, ये इक्वेशन देखिए, 4th इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है इन तीनों को कंबाइंड। इस 4th के आगे हम और चलेंगे, थोड़ा बीच में कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद फिर से आएगा ये। ओके, सो इक्वेशन 5 में मैंने क्या लिखा है, देखिए डी ई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडाइनमिक्स में, जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। डी ई क्या है यहाँ पे, एनर्जी, टी डी एस टी टेम्परेचर, एस इज एंट्रोपी, पी है प्रेशर, वी वॉल्यूम, म्यू है केमिकल पोटेंशियल एंड एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेयर म्यू इज इक्वल टू जी अपॉन एन। ये जो है केमिकल पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड, म्यू इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। और वी कैन ऑल्सो से दैट म्यू सिग्निफाइज फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ द सिस्टम। जो भी सिस्टम है उसका कितनी अवेलेबल एनर्जी है पर मोल, जी अपॉन एन। कैपिटल जी क्या है, फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसके आगे चलने से पहले लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड मोल। ये मोल के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, और केमिकल पोटेंशियल को। ओके, सो हियर वी कैन राइट, मैंने लिखा म्यू is equal to capital G over N, where G is the Gibbs free energy and N is the number of particles। और ये मोल क्या है, what is the concept of मोल, आपने पढ़ा भी होगा, but I would like to discuss here as it is going to be very important for future discussions। तो मोल का सिस्टम कॉन्सेप्ट ये है कि आपने मास के बारे में पढ़ा, जस्ट एक कंसिडरेशन है, एक कॉन्सेप्ट है मोल। ठीक है, इट इज़ नथिंग न्यू, क्योंकि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मैटर के, वो क्या हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। एटम्स के अंदर अगर आप जाते हैं, न्यूक्लियस है, देन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब ठीक है। बट अगर आप केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, सिंथेसिस की बात करते हैं, जहाँ पे आपको आप बताते हैं कि एटम्स की बात करते हैं, एटम्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, H2O वाटर। ठीक है, मैंने लिख दिया वाटर का फॉर्मूला H2O। अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, ये मिलके H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल बन गया। या आप जनरली यहाँ पे ये बोलते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन। अब ये मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, जनरली मोल बताता है
कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, पार्टिकल्स। तो यहाँ पे 1 मोल इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6.02 इंटू 10⁻23 समथिंग लाइक दैट। ये एवोगाड्रो नंबर भी कहलाता है, ठीक है। ये नंबर जो मैंने अभी लिखा, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। ये क्या है, पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स बहुत कुछ हो सकता है। पार्टिकल्स अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक। तो एक मोल हमें क्या बताएगा, एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। जिस भी सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, अगर आप एक एटम्स की बात कर रहे हैं तो उतने एटम्स, मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो उतने मॉलिक्यूल, आयन की बात चल रही है तो उतने आयंस। ये सब एक यूनिवर्सल नंबर है जिसको एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। और मोल के बारे में और आपको समझना है तो आप ये कह सकते हैं कि जितना भी आपका मास है, एटम है, सपोज एटम है, तो आपके एक मोल कब होगा, जब उसका एटॉमिक वेट के बराबर आप मास वेट ले लेते हो, उतना अमाउंट ले लेते हो तो 1 मोल कहलाएगा। या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ले लो तो उतना 1 मोल हो जाएगा। सपोज एग्जांपल समझते हैं, कार्बन। अगर 1 मोल कार्बन का है, कार्बन का 1 मोल लेना है तो आपको क्या होगा, 6C12 लिखते हैं, 6 एटॉमिक नंबर, 12 मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर एटॉमिक मास, सॉरी हाँ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो अगर आप 12 ग्राम ले लोगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, देन इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। अब सेकेंड एग्जाम्पल, H2O, दिस इज अ मॉलिक्यूल। इसका मॉलिकुलर वेट कितना है, 18, ठीक है। 16 + 2 18। अगर मैं 18 ग्राम ले लेता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 1 मोल, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मोल का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, ठीक है। बट जितना भी मोल लेंगे उतने एटम्स या उतने पार्टिकल होंगे। 6.02 × 10⁻23 यहाँ पे एटम्स होंगे, कार्बन के केस में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। सो दिस इज़ अबाउट 1 मोल। अब हम बात करते हैं, कमिंग बैक टू केमिकल पोटेंशियल, म्यू। सो म्यू इज इक्वल टू G/N। केमिकल पोटेंशियल ये क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल। यहाँ पे n है बट n नंबर ऑफ पार्टिकल से ही है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह बताते हैं कि 1 मोल। इसका मतलब आपको पता चल गया यहाँ पर n कितना है, ठीक है। सो ये हो गया केमिकल पोटेंशियल। आगे को भी इसके बारे में चीज़ें आएंगी। तो आपने ये वाला पढ़ा हुआ था, DE इज इक्वल टू TdS - PdV, इतना पढ़ते हैं आप पहले। बट कंप्लीट वाले में μdN भी आएगा, प्लस μdN। ये है टोटल एनर्जी इसकी। E क्या है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे। तो चलिए अब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हम पहुँचे थे। सो ये हम इक्वेशन 5 से हम देखिए क्या लिख सकते हैं। इस इक्वेशन 5 में D = TdS - PdV प्लस μdN। मैं इसको TdS को रख लेता हूँ यहाँ पे, इसको, और बाकी सारे टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो क्या बनेगा, ये वाला TdS = DE + PdV - μdN। ये वाला इक्वेशन लिख देते हैं हम। तो इसको इक्वेशन नहीं लिखा हमने अभी। अब देखिए फिर से यहीं पर हम आते हैं, TdS = DE + PdV - μdN। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए T, P एंड म्यू, इनके 3 पैरामीटर निकाल लेते हैं हम। T क्या, P और म्यू, इनके लिए रिलेशंस कैसे निकाल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव सिंपली। तो अगर आप मैं यहाँ पे TdS और पहले E को लेता हूँ एट कांस्टेंट V एंड कांस्टेंट N, तो ये वाले दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, ये वाले दोनों टर्म 0।
So we will have del S over del E at N and V is equal to 1 upon T. This is equation 6. And again अब हम लेते हैं, इसके बाद अगर हम ले लें P वाले टर्म के लिए, तो ओनली एट कॉन्स्टेंट N and V, N and E. अब हम इस और इसको कंसिडर कर रहे हैं, सिंपली ये दो टर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं. सो वी विल हैव del S over del V एट कॉन्स्टेंट N and V विल बी इक्वल टू P over T. ये इक्वेशन 7 हो गया. एंड सिमिलरली del S over del N, इसके बाद हम तीसरा लिखते हैं ये वाला टर्म, और ये म्यू के लिए. तो अगेन एट कॉन्स्टेंट E and V वी विल हैव del S by del N इक्वल टू माइनस म्यू ओवर T. ये तीन इक्वेशन 6, 7, 8 हो गया. अब इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए कि यहाँ से जिस तरह हमने पिछली बार बीटा इक्वल टू 1 अपॉन KT निकाल दिया था इक्वेशन 6 से, ये वाला, उसके साथ ही हम यहाँ से ईटा को भी निकाल सकते हैं. बीटा, ईटा एंड टाउ, हमने 3 पैरामीटर आज हमने इनको डिस्कस किया है. तो बीटा 1 अपॉन KT, ईटा P अपॉन KT एंड टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन KT. और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होंगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशंस T1 इज इक्वल टू T2, ये हमने पढ़ा था. आज हम देखते हैं अगर T1 इज इक्वल टू T2 इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होगी? व्हेन देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज अलाउड. सिर्फ एन, वी और ई में से E1 और E2 वेरिएबल होंगे, तब T1 इज इक्वल टू T2 इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. एंड व्हेन दिस योर, यहाँ देखें सेकेंड वाले केस में क्या था, V मतलब वॉल्यूम भी जब चेंज हो सके, वेरिएबल हो जाए, तो P1 इज इक्वल टू P2 इज द कंडीशन. और तीसरी कंडीशन जो होगी μ1 एंड μ1 इक्वल टू μ2, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब होगी जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर ऑल्सो अलाउड टू मूव, अलाउड टू चेंज. तो यहाँ पे μ1 इक्वल टू μ2. और अगर तीनों ही चीज़ें चेंज होने लगे कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल n, वॉल्यूम V और एनर्जी E, ये तीनों चीज़ें वेरिएबल हैं, तीनों ही चीज़ें, आपकी वॉल ऐसी है, तीनों चीज़ें वेरिएबल हैं, देन T1 इक्वल टू T2, P1 इक्वल टू P2 एंड μ1 इक्वल टू μ2, इन सबको कंबाइन कर लेंगे. दिस विल बी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. सो अब अगेन आफ्टर दैट P और म्यू और T, प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल, और T के हम 3 टर्म निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 6, 7 एंड 8. तो आप जस्ट इसको सिंपल कैलकुलेशन से हैं, डिवाइड करना है दो टर्म्स को. तो P 6 और 7 का यूज करके आप निकाल लेंगे P. सो प्रेशर P विल बी इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल V एन एस एट कॉन्स्टेंट N एंड S. इक्वेशन 9 कर लें. केमिकल पोटेंशियल म्यू विल बी इक्वल टू डेल E ओवर डेल N कॉन्स्टेंट V एंड S. एंड टेम्परेचर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट टेम्परेचर विल बी डेल E ओवर डेल S एट कॉन्स्टेंट N एंड V. ये 9, 10 एंड 11 इक्वेशन हो जाएंगी. आफ्टर दैट अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टी तक हम ले आए, P, म्यू और T को ले आए. इसके बाद हम कुछ और टर्म्स पढ़ लेते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसको A से हम डिनोट करते हैं. कुछ बुक्स में अलग भी हो सकता है, बस स्टैंडर्ड यही है, A से हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विच इज़ इक्वल टू E माइनस TS. गिब्स फ्री एनर्जी G इक्वल टू A प्लस PV, या A को आप इक्वेशन 12 से रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो E माइनस TS प्लस PV, या हम लिख सकते हैं G इक्वल टू म्यू N. ठीक है, G इक्वल टू म्यू N यहाँ से भी आ गया आपका. और आप सिंपली इसी इक्वेशन 13 को यहाँ से भी आप ला सकते थे. ये जो हमारी इक्वेशन 5 है, TdS माइनस PdV प्लस म्यू DN, यहाँ से भी आप देखेंगे तो यही चीज़ आएगी आपकी. आप यहाँ से भी देख, इसको कर लीजिएगा खुद से कि इक्वेशन 5 का यूज करते हुए क्या आप इक्वेशन 13 ला सकते हैं. बहुत ईजी है. खैर G इक्वल टू म्यू N आ गया. एंथैल्पी, जो टोटल हीट कंटेंट होता है एंथैल्पी, वो हो जाएगा H इक्वल टू E प्लस PV. एंथैल्पी इज कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? एंथैल्पी जो होगा आपका स्टेट फंक्शन है.
आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में भी मालूम होना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। एंथैल्पी H = E + PV या G + TS भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 11 सब ये सारे नंबरिंग कर लीजिए, आगे वो काम आएगा। एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV एंड एट कांस्टेंट प्रेशर CP, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। CV यहाँ पे आ जाएगा del E/del T एट कांस्टेंट NNV। CP = del H/del T कांस्टेंट NNP। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये भी आपके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन कौन से फंक्शन है? जितने भी आप ये पैरामीटर्स अभी तक पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें से कुछ तो स्टेट फंक्शन होते हैं और कुछ पाथ फंक्शन होते हैं। उसका मतलब ये है कि कोई स्टेट है सपोज, जहाँ पे आपका कोई सॉलिड स्टेट में है या कोई लिक्विड में हो सकता है सिस्टम। तो सिस्टम अगर आपका फेज ट्रांजिशन दिखा रहा है तो उस फेज को कैरेक्टराइज कर लें ऐसा फंक्शन जो कि स्टेट चेंज होते ही चेंज हो जाए, मतलब एक स्टेट को सिग्निफाई करे, कैरेक्टराइज करे उसको, और वो किसी भी पाथ पर इंडिपेंडेंट हो। मतलब पाथ आपका कोई भी हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप मूव करें सिस्टम में, तो जो भी फंक्शन आपका स्टेट फंक्शन वो होगा जो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। किसी भी पाथ को ले लें, ए सपोज एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो A से B तक जाने में आप ये पाथ भी ले सकते हैं, ये पाथ भी ले सकते हैं। सो इवन इफ यू चूज डिफरेंट पाथ्स, योर स्टेट फंक्शन विल नॉट चेंज। जो वो फंक्शन है दैट विल बी कॉल्ड, दैट फंक्शन इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और इसके कुछ एग्जाम्पल क्या होंगे स्टेट फंक्शन के? एंथैल्पी इसका एक एग्जाम्पल है। इंटरनल एनर्जी इज गुड एग्जाम्पल। इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, इस टाइप के ये हैं, और भी आप पढ़ना। इसके बाद पाथ फंक्शन, बस इसका जस्ट ऑपोजिट होगा पाथ फंक्शन। सो इट इज़ पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट अभी जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसे ही, कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करते हैं A to B, तो आप किस पाथ से जा रहे हैं, दैट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर पाथ फंक्शंस। तो जो भी आपका पाथ होगा उस पर डिपेंड करेंगे। लाइक एग्जाम्पल क्या है? वर्क, वर्क होगा ना डिफरेंट। जब आप A to B जाएंगे कितना पाथ लेते हैं? जब स्मॉलेस्ट पाथ लेंगे तो स्मॉलेस्ट वर्क होगा। या हीट, वर्क एंड हीट आर टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पाथ फंक्शंस। तो यहाँ पे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया, विच इज़ वेरी बेसिक बट इम्पॉर्टेंट, आपको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया, एक बार मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको रिकॉल करा रहा हूँ। ये सब हमने पढ़ लिया, जिस पहले वाला सारे लेक्चर एक साथ देख लीजिएगा। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दी नोट्स रिटर्न हियर, बट ये अभी वीडियो में है तो मैं आपके PDF फॉर्म में इसको भेज दूँगा। और शायद मैं भेज चुका हूँ इसको, आप गूगल क्लासरूम देख लीजिए। सो हियर, हाँ बहुत आज आसान था आज का, हमने पहले वाले से ही डिस्कस करते हुए आज बहुत इजीली अगेन वी कंसिडर टू सिस्टम्स सेपरेटेड बाय अ वॉल एंड वी डिफाइंड द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जनरल कंडीशंस। और हमने फिर इसके बाद 3 पैरामीटर डिस्कस किए, बीटा, ईटा एंड टाउ। और वी डिराइव्ड some relations between pressure, chemical potential, temperature, entropy, like that. So this is all for today. We will come back for the next lectures. Thank you.